हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एरे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं, लेक्चर 4 में क्लास 9th के लिए, जो ICSE बोर्ड की मैंने लेक्चर सीरीज शुरू किया था उसमें क्लास 9th के लिए लेक्चर 4 में आज दे रहा हूँ। और सबसे पहली बात, सॉरी क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ी लेक्चर अपलोड करने में टाइम लग गई, क्योंकि 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के लिए भी मैं लेक्चर सीरीज एट अ टाइम ही लेकर के सब चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको लेक्चर जो है 1 दिन 2 दिन डिले करके मिलते रहेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रूर मिलेगा आपको लेक्चर। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसको जो है 2 मिनट के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या पढ़े थे, ताकि जो है मतलब दौड़ने की जो है प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे और इरेशनल का शायद कॉन्सेप्ट नहीं बताया था मैं। ठीक है, तो इरेशनल वाला भी कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है। रेशनल नंबर में मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, ये बताया था ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, और उसमें वीडियो जो है लास्ट में कट गई थी। ठीक है, तो उसको भी पूरा करना है अभी। देखिए, रेशनल नंबर के बारे में मैंने बोला हुआ था कि कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। आ रही बात समझ में? और रेशनल नंबर को किससे दिखाते हैं? Q से। तो जहां P और Q जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक, एंड Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? और यहां पे एक और मैंने चीज लिखा होता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, यानी P और Q जो होगा वो को प्राइम होगा। इसका मतलब कि P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यानी इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो इसे हम लोग क्या बोले हैं? रेशनल नंबर हम लोगों ने इसका नाम दे दिया। क्लियर है? तो अब जरा टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जो मैं बताया था उसको देख लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर हम डेसिमल लिख रहे हैं, ठीक है, और अगर वो डेसिमल के बाद में अगर जो भी डिजिट्स हैं वो रुक जाता है, एंड हो जाता है डिजिट्स का, तो इस तरह के डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? रिवाइज हो चुका होगा। अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद में चल रहे हैं ऐसे, और ये हमारा रिपीट ना करे, कंटिन्यू डिजिट चलता जाए, तो इसको टर्मिनेटिंग ना बोल करके इसे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल, या तो इसको रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल भी इसे बोलेंगे, या तो इसे हम लोग सर्कुलेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग डेसिमल बोलेंगे इसे, या तो हम इसे पीरियोडिक डेसिमल भी बोलेंगे। यानी कि इतना मैंने नाम बता दिया कि चाहे आप कोई भी ऑथर की बुक पढ़ो, आपको जो है यही सब नाम मिलेगा। इसका नाम क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल, या रेकरिंग डेसिमल, या तो सर्कुलेटिंग डेसिमल, या फिर पीरियोडिक डेसिमल। ठीक है, और जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम इसे चाहें तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन का मैंने तरीका बताया था कि जो नंबर, जो सेट ऑफ डिजिट्स, यानी जो डिजिट का पूरा एक सेट, एक थैला, एक बैग जो है रिपीट कर रहा है, उसी को हम लोग यहां पे रख देंगे, एक बार लिख देंगे, और अगर वही चीज कंटिन्यूअस चला, देख रहे 3 4 5 रिपीट हो रहा है, तो 3 4 5 के ऊपर बार लगा देंगे, बाकी इधर कोई डॉट वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा रेकरिंग डेसिमल के नाम से जाना जाता है। तो 2 ही नाम ज्यादा प्रचलित है, रिपीटिंग का है या फिर रेकरिंग का है। आ गई बात समझ में? और जो डिजिट रिपीट करता है उसको हम लोग इस डेसिमल नंबर का पीरियड कहते हैं। यानी पूछा जाएगा इस रिपीटिंग डेसिमल का पीरियड कितना है, तो हम बोलेंगे 3 4 5। आ गई बात समझ में? इसको रिप्रेजेंट करने का एक और मैंने तरीका बताया था कि हम लोग ऐसे लिख देंगे, बार नहीं लगाना चाहते हैं तो 3 4 5 के ऊपर डॉट लगा के लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो 3 और 5 के ऊपर केवल डॉट लगा देंगे, बीच वाले डिजिट को अगर हम छोड़ भी देंगे तब भी इसका मतलब सेम है, सब नाम एक ही है। तो ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये है क्या? रिपीट कर रहा है। इसलिए इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। ये रेकरिंग लग गया है इसलिए रेकरिंग, रिपीट कर रहा है इसलिए रिपीटिंग। सर्कुलेटिंग मतलब फिर से वहीं पे आ जा रहा है, पीरियोडिक मतलब वही वाली हालत है, यानी एक खास टाइम के बाद से, एक खास रिपीट करने के बाद से फिर वही रिपीटेशन होने लग रहा है, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक। क्लियर है यहां तक? अब जरा ध्यान दीजिए, एक और मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं यहां पे, उस एग्जांपल से कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर पता चलेगा कि नेक्स्ट नंबर किसकी बारी है। जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा 2.3
345 345 3425 345 ऐसे लिखते गया। तो क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी रुक नहीं रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए क्या ये रिपीट कर रहा है? तो नहीं, ये रिपीट नहीं कर रहा। 345 345 3425 बीच में एक ऐसा ये डिजिट आ गया है जो कि इनके सारे रिपीटेशन को बर्बाद कर दिया है। आगे बात समझ में? तो ये अब रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? यानी ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है। अगर हाँ यहां 3425 3425 3425 चलते रहता तो रिपीटिंग होता। तो बीच में अगर चाहे कितना दूर तक ये रिपीट करते जाए, अगर बीच में एक भी एक्स्ट्रा कोई डिजिट इंटर कर गया उसमें, तो हम लोग बोलेंगे कि वो रिपीटिंग का या रेकरिंग का केस नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही तो रिपीटिंग है। तो इस तरह के ही नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। यही है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को क्यू बार से दिखाते हैं या तो क्यू डैश से दिखाते हैं। आगे बात समझ में? क्यू बार कह लीजिए या क्यू डैश कह लीजिए, इरेशनल नंबर को ये दिखाता है। ठीक है, तो जनरली क्यू बार से ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इरेशनल नंबर का डेसिमल टाइप का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इरेशनल नंबर का हम लोग अब एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक और बात मैं नोट पॉइंट में आपको बता देना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहीं लिख दिया 2.131313 और मैंने कहीं लिख दिया 2.23565656 ऐसे लिख दिया, दो तरह का नंबर लिखा हूं। देखिए दोनों में रिपीटेशन दिखाई दे रहा है ना? तो टर्मिनेट तो दोनों में से कोई नहीं कर रहा है। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, रुक तो कोई नहीं रहा है। सबको जो है, सबकी पेट खराब है, सब भागे जा रहे हैं, तो रुक कोई नहीं रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है दोनों। अब देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बोला था ना एनटीआर, जूनियर एनटीआर जो साउथ का बोला था ना, वही एनटीआर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ये केस है, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का केस है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर बार प्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके मुंडी पे बार लगा देते हैं। और यहां पे देखें तो 2 पॉइंट, अगर हम 2 3 को छोड़ दे तो 5 6 से रिपीट कर रहा है सिर्फ, तो हम ऐसे इस पे बार लगा के सिर्फ लिख सकते हैं। ये जैसे ही बार हटाओगे ना, फिर 5 6 5 6 5 6 चलते जाएगा। क्लियर है? तो जरा अब मुझे एक पॉइंट बताओ नोटिस करने के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद में, यहां पे डेसिमल के बाद में क्या कोई डिजिट ऐसा दिख रहा है जिसपे बार ना हो? तो यहां नहीं दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है। यहां डेसिमल पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है, अंक नहीं है जिस पे बार ना लगा हो। और यहां डेसिमल पॉइंट के बाद 2 और 3 ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा है, उसके बाद से बार लगना शुरू हुआ है। तो इस तरह के रेकरिंग डेसिमल को प्योर रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्योर रेकरिंग डेसिमल। ये प्योर है एकदम। और इसको जो है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे। आगे बात समझ में? ये आरडी शर्मा वाला आरडी नहीं है, मैं ऐसे ही नाम लिख दे रहा हूं, कौन उतना लंबा लिखने जाएगा। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है क्योंकि ये इसमें मिक्सअप है, ये प्योर है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट इरेशनल नंबर के तरफ। ठीक है, देखो बेटा, आपके पास किताब होगी, चाहे किसी भी राइटर की किताब होंगी आपके पास, है ना, वो चाहे आर.के. बंसल की हो, है ना, या फिर आपके पास एम.एल. अग्रवाल की हो, या फिर आपके पास अरिहंत की ऑल इन वन वाली सीरीज हो, या फिर आपके पास अरुणदीप वाली हो, जो भी आपके पास किताब है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, है ना, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास मॉड्यूल मटेरियल वगैरह हो, तो आप वहां से नोट्स जो है पूरे तरह से चिप सकते हैं, छाप सकते हैं। आगे बात समझ में? ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और मैं अभी उस तरीका से वेबसाइट वगैरह अभी मैंने नहीं बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकूं। तो मैं बोर्ड पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके लिखता हूं और समझा देता हूं। कुछ बातें आप नोट करते हुए जाएंगे, वीडियो पॉज करके, जहां आपको लगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा अगला कदम जो है इरेशनल नंबर की तरफ जरा बढ़ता है। जरा इरेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, इरेशनल नंबर को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है ना, कि ये जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यहां 2 छिपा है इसलिए 2 को स्क्वायर कहते हैं, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट के नाम से जाना जाता है। ये जो है क्यूब रूट सिंपली कह देंगे। तो कह रहा है ना कि इसके अंदर चाहे कोई भी नंबर रहे, अगर यहां इवन अगर रूट रहे तो ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहां होनी चाहिए।
और अगर ऑड रूट रहे, ऑड नंबर ऑफ रूट, ऑड रूट रहे यहां पे, तो यहां जो है ऑल रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है। समझ में आ रही बात? जैसे यहां इसके अंदर में कभी भी 4, कभी भी 6 इस तरह की नंबर होंगी, यानी कि अगर -4 लिखेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर यहां क्यूब रूट रहे और हम अगर यहां पे -21 लिख दे तो ये हमारा डिफाइंड है। आ गई बात समझ में? तो ध्यान में रखिएगा, अगर यहां क्यूब रूट रहे, 5th रूट रहे, 7th रूट रहे, यानी ऑड रूट रहे, तो यहां पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोई भी नंबर रहेगा, ये रूट डिफाइंड है। लेकिन अगर यहां इवन रूट रहे, यानी सेकंड रूट यानी कि स्क्वायर रूट रहे, 4th रूट रहे, 6th रूट रहे, यानी इवन रूट रहेगा, तो इसके अंदर कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर होगा, यानी जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा, नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है। यह बात अपने ध्यान में रखिएगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहां अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्या मैं यहां पे स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, तो आपके दिमाग में सीधी सी बात चलेगी, सर हम 2 ले लेंगे तो उसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा। तो बस ये 4 का जो है रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। लेकिन जस्ट उसके पैरेलली दूसरा स्टूडेंट भी बोलेगा, जो ज्यादा तेज होगा, वो बोलेगा सर अगर मैं -2 का भी होल स्क्वायर लूं ना तो वो 4 आ जाता है। तब तो सर जैसे आपने कहा कि कौन सा ऐसा नंबर लूं, जैसे आपने कहा सर कौन सा ऐसा नंबर लूं जिसके स्क्वायर करने पे 2 आ जाए, तो मैंने बोला कि 2 ले लो, तो 2 के स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब सर -2 का भी तो होल स्क्वायर 4 आएगा, तो मैं बोलूंगा हाँ, तो अब वो बोलेगा सर तब तो इसका आंसर -2 भी तो होगा ना। अब मैं बोलूंगा नहीं, तो बोलेगा क्यों? अरे बात समझ में? तो ध्यान दो, मैं यहां इसलिए इसको अंडर रूट नहीं बोल रहा हूं, इसका नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यानी ये काम ही है, ये जो कपड़ा पहन लिया है, 4 ने कपड़ा कैसा पहना है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। तो इसका मतलब ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू जो है कभी भी पॉजिटिव देगी या तो जीरो दे सकती है, मतलब नॉन निगेटिव वैल्यू देगी, नेगेटिव नहीं देगी। तो बताइए ये पूरी की पूरी वैल्यू ये देगी चाहे ये देगी, आपके हिसाब से तो कौन सा सही होगा? ये क्या देगी? कभी भी या तो ग्रेटर देन जीरो देगी या तो इक्वल टू जीरो देगी, नेगेटिव कभी नहीं देगी। और ये कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। आ गई बात समझ में? ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इसी तरीका से अगर मैं बात करूं 16 की तो आप इजीली लिख सकते हैं 4। अगर इसी तरह मैं बात करूं 64 की तो आप इजीली लिख सकते हैं 8। अरे बात समझ में? लेकिन अब मेरा सवाल यहां ये क्रिएट होता है कि अगर मैं यहां 2 लिख करके बात करूं, अगर मैं यहां पे 3 लिख करके बात करूं, अगर मैं यहां 5 लिख करके बात करूं, ये चीज जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे 11 लिख करके अगर मैं बात करूं, इस तरह का नंबर अगर मैं ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर लिख करके और तब मैं बोलूं कि बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए, तो ये ऐसा होल नंबर बताइए। होल नंबर, ये सब होल नंबर है ना, ये सब कोई ऐसा होल नंबर बताइए। तो आप बोलोगे सर कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा है, कौन सा ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर करने पे इतना आ जाए? सर कोई ऐसा होल नंबर मिल ही नहीं रहा है। तो जब कोई ऐसा होल नंबर ना मिल पाए जिसका हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल पाए, माने कंप्लीट निकाल पाए, तो उस तरह के ही नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे 8 ले लो, 8, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2। आ गई बात समझ में? तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, इरेशनल का कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है? क्योंकि कौन सा ऐसा नंबर ले जिसका स्क्वायर करने पे 8 आ जाए, तो 2√2 का स्क्वायर करने पे 8 आएगा। ये होल नंबर है क्या? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो इन सब बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो इरेशनल नंबर को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? 2-3 तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका यह है, वैसा नंबर जो रेशनल ना हो उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। यानी देखो मैं तुमको बता रहा हूं, रियल नंबर तभी बनता है, रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों का ही यूनियन होता है। यूनियन मतलब जो है मिला करके, सम्मिलन। यूनियन मीन सम्मिलन, हिंदी में इसे सम्मिलन कहते हैं, सम्मिलन, यूनियन, एकता, मिला करके। रेशनल और इरेशनल को ही मिला करके रियल नंबर बनता है। तो हम बोलेंगे कि इरेशनल नंबर क्या है? तो जो रेशनल ना हो, बात खत्म, सीधी सी बात है। या दूसरा तरीका यह है, जो मतलब ये तो हो गया बकलोलई वाली तरीका। दूसरा मैंने ये तरीका बोला कि किसी भी नंबर का अगर हम रूट निकालते हैं और वो रूट अगर होल नंबर नहीं मिलता है, अरे बात समझ में, यानी या होल नंबर जो है रेशनल नंबर ही है, अगर नहीं मिलता है तो हम उस तरह के नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है?
फिर मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से भी आपको बताया कि कोई भी अगर हम डिजिट लेते हैं 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 4 ऐसा अगर लेते चले, अगर ये डॉट नहीं लगा रहेगा तब ये रेशनल है, तब ये रेशनल है। डॉट नहीं लगा रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो कभी भी रेशनल नंबर होता है। रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो कभी भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर ये टर्मिनेटिंग ना रहता तो बताइए क्या ये रिपीटिंग है क्या, नहीं है ना। तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब ये केस आएगा तो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखेंगे, ये चीज कभी भी। अब एक और चीज बता दे रहा हूं, अगर हमारे पास 2 + √3 हो या फिर 2 - √3 हो तो ध्यान में रखिएगा, यानी एक रेशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर के साथ जोड़ना या घटाना हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा। क्लियर है। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इन सब बातों को जेहन में रखते हुए ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझते हुए रेशनल नंबर रियल नंबर की कॉन्सेप्ट आपको जाननी है। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है। अब मैं एक और पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं, जिस पॉइंट का नाम है डेंसेस प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसके बारे में। और हम यहां आते हैं, देखिए उसमें है होता क्या है कि कभी भी कह देता है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। 3 और 5 के बीच में 2 रेशनल नंबर बताइए, ठीक है। तो कोई भी बता सकते हैं आप, ठीक है, 3.2 4 कुछ भी, बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने का मैंने एक तरीका क्या आपको बताया था, सबसे आसान तरीका कि इन दोनों नंबर में बड़ा छोटा ऑर्डर के हिसाब से लिख लेंगे। तो ऐसे लिख लिया 3 < 5 है। अब इनके बीच का अगर कोई नंबर लेना है ना 3 और 5 के बीच का, तो हम क्या करेंगे ना 3 के अगर आगे बढ़ के लिखेंगे तो 3 और 5 को ऐड कर लेंगे और अपॉन 2 कर लेंगे और फिर यहां <5 लिख देंगे। देखिए इन दोनों के बीच में ये घुस चुका है, एंट्री हो चुकी है। 8/2 <5 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा ऐसे। बताइए 4 आता है कि नहीं आता है, तो हाँ आता है। तो 3 और 5 के बीच में एक नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो क्या है 3 <4 <5। अगर आप बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर के लिए, इन दोनों को अगर सोच करके चल रहे हैं तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो 3 + 4/2 <4 5 जैसे रहने दें। देखिए 7/2 <4 <5। 7/2 का मतलब समझते हो बेटा 3.5 हो जाएगा, 4 5। देखिए 3.5 3 और 4 के बीच में आता है कि नहीं। कोई बच्चा कहता है नहीं हम ऐसे नहीं चलेंगे, मैं तो सर ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा। 4 और 5 के बीच वाला, तो 4 से बड़ा चलना है तो 4 + 5/2 कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 3 <4 ये 9/2 4.5 हो जाएगा। देखिए तो 3 और 5 के बीच में 2 नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए। अभी आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इनके बीच में और निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 3 > 3 + 4/2 <4 4.5 <5। ऐसे कितने नंबर आप निकाल सकते हैं। तो सर इनफाइनाइट नंबर हम लोग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। वीडियो पॉज करके भी आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक और सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक सवाल लिख करके लाया हुआ था, सवाल लिखा हुआ था मेरे पास। एक और सवाल है, कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 3/2। -2 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर कितना निकालना है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 3/2। -2 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है। सीधी बात, नो बकवास। इस -2 और 3/2 को ऐड कीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यही वो रेशनल नंबर होगा जिनके बीच में आएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। -2 यहां देखिए तो ये अपॉन में 2 है, इनका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। -4 + 3 एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बता रहा हूं, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा -2 ये हो जाएगा -1/2 अपॉन 2 3/2। ये क्या हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन, यहां क्या हो जाएगा, सॉरी -2, हाँ ये कितना हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, इज < 3/2 हो जाएगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत यहां तक। तो ये जो है नंबर इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं
एक और प्रॉब्लम हम लोग लेकर के चलते हैं। एक और प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, लिख लीजिए आप, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें 4 रेशनल नंबर बताना है जो कि 3/5 एंड 2/3 के बीच में आए। कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर बताने हैं। अच्छा, एक मैं यहां से अपने से सवाल क्रिएट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम दे करके पूछता है कि सबसे पहले ये बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कौन बड़ी है कौन छोटी है ना। ऐसे होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं कहते हैं, बड़ी छोटी कहते हैं। कौन नंबर बड़ी है कौन नंबर छोटी है, ऐसा सवाल पूछता है। कभी कभी ऐसा दे देगा, अगर 17/3 और यहां दे देगा 247/5, बोलेगा बताइए कौन सी बड़ी है नंबर कौन सी छोटी है। अगर मैं यहां पे 9 कर दूं तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ऐसा भी सवाल कभी कभी पूछ देता है। या यहां अगर कर लो 11 कर लो, थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेते हैं। तो जब भी अगर आपको नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए बात आएगी, जब भी अगर उसकी तुलना करने की बात आएगी, बड़ी कौन है छोटी कौन है, इस तरह की केस आएगी, तो सबसे पहला काम अपने ये आंख की जो पुतली रेटिना है उसको सीधे जो है इसके डिनोमिनेटर पे स्ट्राइक कराइएगा। सीधे डिनोमिनेटर पे आप अपने आंखों की लाइट मारिएगा। डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं? यहाँ 5 है, यहाँ क्या है? 3 है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम जो भी होगा एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? ठीक है, आपको सिंपल सा टेक्निक जो है ना, वो क्या है कि यहां ऐसा नंबर हम लोग चूज करते हैं जिससे कि कम से कम 2 नंबर्स में कंप्लीट डिविजिबल हो सके, 2 नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो सके। तो यहां तो कोई ऐसा नंबर है, अगर मैं 3 चूज करूंगा तो 1 होगा, यहां फिर 5 में नहीं लग पाएगा, और 5 लूंगा तो यहां, अरे बात समझ में। तो इसका मतलब जब अगर कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिलता है जो कम से कम 2 नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर सके, उसको डिवाइड कर सके, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही इनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो चलो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करो, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15। इनका एलसीएम कितना हो गया? 15 हो गया। आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेकर के जितना आ रहा है, यानी इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने का मतलब क्या हो गया? 3/5। ठीक है, 2/3। यहां हम क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता कि नीचे, और इसमें क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता कि नीचे, ये दोनों नीचे वाला सेम हो जाए, एलसीएम के बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा, ये भी हमारा 15 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब जरा देखें, नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। यहां पे बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा? ऊपर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 15। और यहां जरा ध्यान दीजिए, नीचे 15 और ऊपर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है ना यहां पे? अब यहां दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद आपको यह देखना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसकी न्यूमरेटर ज्यादा वो नंबर ज्यादा, जिसकी न्यूमरेटर कम वो नंबर कम। यानी यहां जरा देखिए, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो ये न्यूमरेटर में अब देखेंगे, यहां 9 है यहां 10 है, ये कम है तो ये हमारा कम, ये नंबर कम होगी, ये नंबर ज्यादा होगी। आई मीन ये नंबर कम और ये नंबर ज्यादा है। ये ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये नंबर कभी भी कम हो जाएगी, ये नंबर ज्यादा हो जाएगी। या अगर ऐसे समझ लो, तुम खुद सोचो 9 और 10 में भाई छोटा कौन है? 9 है, तो हमारा ऐसे साइन लगेगा। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दिया, 15 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो 15 चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो डिवीजन के बाद इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो देख लीजिए आ गया ना वही नंबर। यहाँ 3 से देखेंगे, 3 3 जा 9, 5, यहाँ 2 5 2 जा 10, 5 3। देखिए क्लियर है? तो ये इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं ना, बोलिए कर सकते हैं कि नहीं? कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से, इसलिए प्रॉब्लम्स में आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। यहां क्या करेंगे? 17 × 11 कर दें, 3 × 11 कर दें, और यहां 247 × 3 कर दें, और 11 × 3 कर दें। आगे बात समझ में? ये डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा जी? ये हमें नहीं मालूम है कि यहां कौन सा साइन लगेगा, यहां हमें नहीं मालूम है कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया 33, यहां डिनोमिनेटर आ गया 33। आगे बात समझ में? अब जरा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में जब दोनों सेम हो जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, ये नंबर और ये नंबर का। अगर यहां पे वाला नंबर ज्यादा आ जा रहा है, यहां वाला कम, तो साइन ऐसे लगेगा, ये वाली नंबर ज्यादा हो जाएगी। आगे ना बात समझ में? यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद से जिसका न्यूमरेटर काफी होगा वो नंबर जो है काफी होगा, ज्यादा होगा, और जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो नंबर कम होगी। ये दो नंबर के बीच में तुलना करने की बात है,
कभी भी अब आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगर मेरे पास एक और सवाल है 1/4 और यहाँ 3/2 अगर मैं कर दूं, इसमें देखिए कि कौन नंबर ज्यादा है, तो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाइए। तो ये 1/4 है, ये 3/2 है, क्यों ना हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बना दें। तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1/4 ये कितना जगह 6/4। देखें न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, न्यूमरेटर इसका ज्यादा है तो ये नंबर ज्यादा हो। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये देख लीजिए 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 और 3/2 का मतलब 1.5। क्लियर है। तो ये दो नंबर के बीच में तुलना करने की जब बात आएगी, कंपैरिजन करने की, कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो उसके लिए तरीका क्या है, फटाफट देखो तरीका क्या है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे और फिर न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर अगर हमारा अगर जिसका ज्यादा होगा वो पूरी की पूरी रेशनल नंबर वो ज्यादा होगी। क्लियर है। अब यहां मेरा सवाल ये पूछ रहा था कि 3/5 और 2/3 के बीच में 4 रेशनल नंबर बताना है। तो मैंने अभी क्या दिखाया, इन दोनों में कंपैरिजन करके ये पता करेंगे कौन छोटी कौन बड़ी है। उसके बाद फटाफट अपना हाथ लगाएंगे। 3/5 ये क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 2/3 और अपॉन 2 इज लेस देन 2/3। क्लियर है, एक रेशनल नंबर मिल गई। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या करेंगे 3/5 इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा जितना भी आएगा ये नंबर, अब इन दोनों को यहां ऐसे करेंगे 3/5 प्लस ये वाली नंबर अपॉन 2 इज लेस देन ये वाली नंबर आ जाएगी इज लेस देन 2/3। ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। समझ में आ रही बात, यानी इन दोनों के बीच में लेना है तो इससे बड़ी चलेंगे इससे छोटी चलेंगे, इसके बीच में ये नंबर एंट्री मार देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चाहें तो 4 नंबर आप लिख सकते हैं, ऐसे ही बढ़ते हुए आप 4 नंबर लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक और ऐसी टेक्निक है जिससे आप इसे शॉर्टकट तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली तरह से बना सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक मेरे पास रेशनल नंबर x है और दूसरी रेशनल नंबर अगर हमारे पास y है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा मेरे पास, क्योंकि इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना था, कहां गया, कितना है 4 रेशनल नंबर इसके बीच में हमारे पास निकालना है। ठीक है, तो x और y दो हमारे पास अगर रेशनल नंबर है और इस तरह से है कि x इज लेस देन y है ना, तो इनके बीच में अगर हमारे पास n रेशनल नंबर निकालने की बात कही जाए तो उसका तरीका यह है x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, ऐसे ही चलते जाएगा, x प्लस nd होगा। ये सब रेशनल नंबर x और y के बीच में आएंगे, यानी x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस nd, ये सब का सब नंबर इनके बीच में ही आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब पूछिएगा d क्या है, वेयर d जो है वो लेना है आपको ऐसे y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये कभी भी पॉजिटिव ही देगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि y ज्यादा है x से और y जब x से ज्यादा है तो y माइनस एक्स प्लस में रहेगा। और n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है, यानी कितना नंबर हमें लेना है वो तो कभी निगेटिव होगी नहीं। तो ये ऑलवेज हमारा डी जो होगा स्ट्रिक्टली हमारा पॉजिटिव होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक। तो अब जरा देखिए इसमें मिला करके, यार देखिए यहां पे डी निकाल लीजिए। तो डी यहां से डी निकालिए गए, डी बराबर y माइनस एक्स 2/3 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन कितना रेशनल नंबर लेना था 4, 4 1 5। ये देखिए कितना जगह एलसीएम 15 हो जाएगा, होगा ना जी एलसीएम इसका 15। क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 माइनस यहाँ 9, ये क्या आ जाएगा 1/15 अपॉन 5, ये क्या आ जाएगा बेटा 1/75। डी आ गया ना। तो इनके बीच में अगर हमारा 4 रेशनल नंबर लेना रहेगा तो क्या आ जाएगा x प्लस डी, यानी कि 3/5 प्लस 1/75, x प्लस 2d यानी क्या हो जाएगा 3/5 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/75 यानी कि 2/75। क्लियर है। उसी तरह x प्लस 3d यानी क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 3/75, x प्लस 4d क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/75। यही अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप देखिएगा जो नंबर आएगा 5 और 75 कैल्शियम ले लीजिए। आप यहाँ रफली निकाल सकते हैं। ये क्या जाएगा 5 15। अब यहाँ देखिए 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना जाएगा 75 रहेगा। कितने टाइम जाएगा 15 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 15 या 45 1, ये कितना जाएगा 46/75। उसी तरीके से देखिए 75 होगा 15 45 प्लस 2 कितना जाएगा 47/75। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 75 हो गया, यहाँ 45 प्लस 3
कितना आ जाएगा 48/75। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 46 आ गया ना, बस उसके हिसाब से लिख सकता हूँ क्योंकि 1 2 3 4 ही ऐड हो रहा है, लेकिन आपको एक एक स्टेप करके मैं दिखा रहा हूँ। +4 कितना आ जाएगा 49/75। यही चारों रेशनल नंबर जो हैं इनके बीच में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर आपने जो पहला वाला प्रोसीजर बताया उसके हिसाब से तो अलग आंसर आ रहा है और ऐसे करने पे कुछ अलग आंसर आ रहा है। बाय द वे कुछ अलग आ रहा है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे, दोनों का ही आंसर सही है, बस वो नंबर्स जो है इनके बीच में होने चाहिए, क्योंकि हर दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हमारे रियल नंबर मिलेंगे, चाहे वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन अगर आएगी तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी गलत है और उसकी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका सब सही है। आगे बात समझ में। मेरे पास इसका एक और टेक्निक है, वो तीसरी मेथड भी आप सीख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन सवाल अगर उस तरह का अगर मिल जाए तो ज्यादा ही सही है, क्योंकि कुछ नंबर्स वाले अगर सवाल मिल जाते हैं ना, मैं जरा देखता हूं, अगर नंबर्स वाले सवाल मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। यही हो जाएगा, यही सवाल हो जाएगा। देखो क्या है, 3/5 2/3, ये सब प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से समझना। आज मैं प्रॉब्लम कराने के ही मूड से आया था, क्योंकि थ्योरी जो है बहुत पढ़ाया हुआ था, इस चीज को ये बनाना, ये जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जरा ध्यान दीजिए, इन नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर में है ना कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या कर दूं मैं 3 से, नीचे में 3 से कर दूं, और यहां जो है 5 से, यहां 5 से कर दूं, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 9/15, ये हो जाएगा 10/15। मैं इतना तक तो आपको बता करके गया था। आगे बात समझ में। अब जरा एक चीज ध्यान में रखिए, कितना आपको निकालना है, कितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, कितने रेशनल नंबर आपको है निकालने हैं इनके बीच में। तो 4 से एक ज्यादा कर लीजिए। 4 से क्या कीजिएगा, एक ज्यादा कीजिए। 4 से जब एक ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 5। उस 5 से जो है 5 से जो है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 45, कितना आएगा बेटा 45/75। यहां कितना आ जाएगा 50/75। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जरूर आएगा। यहां आने के बाद ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप मैंने क्या बोला, एलसीएम ले लीजिए। यानी एलसीएम लेने का मतलब मेरा क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए, सेम बना लीजिए। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद जितने आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना है उससे एक ज्यादा सोचिए। अगर यहां 5 रेशनल नंबर का आता तो एक ज्यादा सोचते। अरे बात समझ में। और हम क्या करेंगे ना, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कितना नंबर आ रहा है। जो आएगा ना, इसका न्यूमरेटर वाला पोर्शन देखिए क्या है 45 और 50। तो 45 और 50 के बीच के सारे है ना इंटीजर्स को लिख लीजिए। तो क्या आएगा जरा देखें तो, 45 का अगला इंटीजर 46, उसके बाद 47, उसके बाद 48, उसके बाद 49, और यहां क्या था, पहले 45 था और यहां क्या था 50। तो 45 और 50 के बीच में देखिए ये सारे इंटीजर्स आएंगे ना, तो हाँ आएंगे। अब हम क्या करेंगे, सब में 75 से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, एक बात बता, तो 45 46 से छोटी है, 46 47 से छोटी है, 47 48 से छोटी है। अब हम क्या करेंगे 75, और चूंकि 75 हमारा पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। शायद क्या पता कैमरे में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे की तरफ मैं यहां लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, 45 46 47 48 49 50। यहां अब हम क्या करेंगे 75 से डिवाइड कर देंगे, 75 से डिवाइड कर देंगे। ये रहा 75 से डिवाइड हमने कर दिया। तो आपने क्या देखा 45 और 50/75, ये तो यही है ना, ये तो यही है ना, इसके बीच में ये नंबर्स आ गए। कितने रेशनल नंबर है जरा देखिए तो, 4 आ गए ना। जो आंसर इसके पहले था वही आंसर यहां पे भी आया है। तो ये सबसे आसान तरीका। तो मैंने आपको यहां पे ये 3 टेक्निक बताई। पहला टेक्निक क्या, फिर से रिवाइज करो, इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, इसके बीच में रहेगा। क्लियर, वो वाली टेक्निक। फिर दूसरी मैंने टेक्निक क्या बताई कि d = y - x/n+1 कर दो, निकल जाएगी। ये d निकाल करके और x + d x + 2d, आपको जितना लेना है, अगर 5 नंबर लेना है तो x + 5d तक लिख दीजिए। या तीसरी टेक्निक क्या बताया, तीसरा मेथड क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज।
तीसरी मेथड ये बताया कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद जितना रेशनल नंबर का रहा होगा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर यह 5 रेशनल नंबर का होता तब क्या होता, तब तो सर ये 49 के बाद तो आगे भागने लगता। देखते हैं, अगर 5 का होता तो यहां करते तो क्या हो जाता, 6 से करते हैं ना, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता 54, ठीक है, और ये ऊपर क्या हो जाता 60 हो जाता। 5 का होता तो 5 के अगला नंबर चुनिए, एक ऐड करके, तो 5 एक 6 हो जाएगा, तो 54 हो गया, और यहां क्या 60 हो जाएगा। अब 54 और 60 के बीच में बताइए तो नंबर्स 55, 56, 57, 58, 59 आ गए ना 5 रेशनल नंबर, अपॉन 75 सब में कर दो। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, है ना, रेशनल नंबर से रिलेटेड। अब मैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब थ्योरम एक बता रहा हूं, ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद से, है ना, आज की लेक्चर समाप्त करूंगा। चाहे लेक्चर आज थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आज इस लेक्चर में इस चीज को कंप्लीट कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर 5 में मैं जब आऊंगा तो सर्ड लेकर के आऊंगा, सर्ड चैप्टर, जो कि आपको जनरल कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले अब अगर रेशनल नंबर के बीच में बात हो रही थी, अब मैं नया टॉपिक यहां पे ये बता रहा हूं कि अगर 2 इरेशनल नंबर के बीच में एक नया इरेशनल नंबर लेना हो तो क्या, सॉरी 2 नंबर्स के बीच में अगर हमारा इरेशनल नंबर लेना रहे तो हम कैसे लेंगे। मान लेते हैं कि ए और बी 2 हमारे नंबर हैं, जिसमें ए बी जो है परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, यानी ऐसा कोई नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे ए बी के जैसा आ जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पे रिलेटेड कहानी है। तो ए और बी 2 नंबर के बीच में हमारा एक इरेशनल नंबर लेना रहेगा तो वो यही होगा, जबकि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं देगा। ये कंडीशन है, जैसा मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे मान लो क्या कह दूं 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, तो 1 और 5 के बीच में हमारा एक इरेशनल नंबर क्रिएट करना होगा, इंसर्ट करना होगा, डालना होगा, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस बात खत्म। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी मैं ये बात बोल रहा हूं कि इन सब चीजों को ध्यान में रखना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए ऐसा नंबर, तो दिया रहेगा क्वेश्चन में ऐसे, तो कभी भी आप रूट लगा दीजिएगा ना, काम खत्म, मल्टीप्लाई करके। तो यानी मैं अगर ऐसे बोलूं अंडर रूट ए बी जो है ए और बी के बीच का इरेशनल नंबर है, अगर हमारा, यानी इस तरीके से मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर लेने की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए इंटू फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, सॉरी फिर ये और फिर ये। अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करता तो क्या हो जाता, इससे बड़ा चलते ए बी इंटू बी। क्लियर है? ऐसे रूट लगा करके और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस, इसमें अपॉन 2 नहीं करना है। वो मीन के जैसा होता है, रेशनल नंबर में अपॉन 2 होता है, और ये ज्योमेट्रिक मीन और वो अर्थमेटिक मीन के जैसा मतलब महसूस होता है। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन लेना रहे तो ए प्लस बी अपॉन 2 ए एम, और 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन लेना रहे तो वो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जो 2 यहां डिवाइड करते हैं, प्लस करने के बाद यहां मल्टीप्लाई करने के बाद 2 सेकेंड रूट लेते हैं। आगे बात में तो कुछ ऐसा ही केस चलता है बेटा। तो ये इरेशनल नंबर को इंसर्ट करने का तरीका था, ठीक है। अब मैं जो हूं एक आपको थ्योरम बता रहा हूं और तब हम वीडियो को यहीं रोकेंगे। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, एक नहीं 2 थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले थ्योरम ये देखिए, सबसे पहली बात यहां सवाल ये होता है कि हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है नंबर्स का, ठीक है, और पूछता है कि रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट जो है रिपीट कर रही है या टर्मिनेट कर जा रही है तो रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए होता क्या है, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। एक नंबर x है जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q क्या है, इंटीजर है। आगे बात समझ में? अब यहां देखने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये देखने के बाद कोई पूछेगा आपसे कि बताइए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये पहचानना है।
टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल में ले लिया x इक्वल टू 3/25, एक दूसरा नंबर ले लिया x इक्वल टू 4/10, एक तीसरा नंबर ले लिया x इक्वल टू 50 क्या ऐसा कर देता हूं 7/100। ये सब रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। अब ये मेरा सवाल ये है कि बताइए ये रेशनल नंबर जो है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा? ये तो कंफर्म रहो, कोई भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। या उल्टा भी कह सकते हो, अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, अगर कोई डेसिमल नंबर रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर है। तो ये चीज ध्यान में रखना, वाइस वर्सा का केस। अब यहां सवाल ये है कि जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है ये टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा। ठीक है, जैसे 1/3 ये भी रेशनल नंबर है। तो देखो इसको पहचानने का ये तरीका है कि अगर x इक्वल टू पी बाई क्यू कोई रेशनल नंबर अगर लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर की तरफ हम ध्यान देंगे। अगर डिनोमिनेटर q जो है अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जा रही है, वेयर जहां m एंड n जो होगा वो इंटीजर होगा, ऐसे कर लो, और वो इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकता था, लेकिन क्या पता आप पकड़ेंगे कि नहीं। i प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर यूनियन जीरो, यानी कि m और n जीरो भी हो सकता है या जीरो से ज्यादा, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि m और n होल नंबर है, यानी m और n कभी भी यहां नेगेटिव नंबर नहीं है लेना है, जीरो लेना है या जीरो से बड़ा नंबर लेना है। यानी कि जो q है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर q को सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तब हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज वो रिपीटिंग डेसिमल है। अगर q इतना के इक्वल नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि वो रिपीटिंग डेसिमल में जाएगा, टर्मिनेटिंग में नहीं। कुछ बच्चा सोचता है कि सर अगर केवल हमारा 2 की पावर m के जैसा आ जाए तब होगा कि नहीं। हाँ, टर्मिनेटिंग होगा। सर अगर सिर्फ 5 की पावर n के जैसा रूप में आ जाए तब होगा कि नहीं। हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जब अगर सिर्फ 2 की पावर m आएगा तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 1 हो जाएगी ना। और मैंने बोला ना n की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर हमारे पास 5 की पावर n होगी तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर n अभी भी ये है। आगे ना बात समझो। और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है तब तो है ही। चलिए देखिए, क्लियर है यहां तक। यानी कि फाइनली मैं समझा दूं तो कोई भी रेशनल नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और q की अगर मैं बात करूं, q अगर 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जा रही है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। वो कौन से डेसिमल है? रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जा मैंने तो एग्जांपल ही मिटा दिया। ओह, मैंने ऐसे ही एग्जांपल अपने से सोच के लिखा हुआ था ताकि आपको समझा सकूं। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूं। अगर मैं एक नंबर ले लूं 3 अपन मान लो 75, तो 75 का जरा देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 75 को तोड़ो तो कितना लिख सकते हैं? तो 5 3 15 5 75। नहीं समझ में आई बात? 5 3 15 15 5 75, जो इंग्लिश वाला 5 3 5, यानी ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 2। अरे बात समझ में? मेरा एक सवाल और है, 4/10 अगर मैं लिख दूं तो 10 को जरा लिखो तो 2 इंटू 5। मेरा एक सवाल और है, x इक्वल टू 3/24, 24 को जरा लिखो। आगे बात समझ में? ये इसको कितना लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3। जरा ध्यान दीजिए, यहां 75 जो डिनोमिनेटर है ये क्या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म पे है? नहीं है। यहां तो है n के जगह 2 है सिर्फ, लेकिन यहां जरा ध्यान दीजिएगा 2 होना चाहिए और है क्या 3, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं, ये रिपीटिंग का केस देगा। आप डिवाइड लगा करके देख सकते हैं, 3 में 75 से डिवाइड लगा करके आप देख लीजिए, रिपीटिंग देगा, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक उसी तरीके से आप जरा यहां पे देखिए, यहां क्या है 2 टू द पावर m तो है लेकिन 5 टू द पावर n नहीं है। यहां पे क्या है 3 टू द पावर n दिख रहा है, और हमें क्या लेना है थ्योरम के हिसाब से 5 टू द पावर n लेनी है। तो इसलिए ये भी जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है रिपीटिंग का केस है। अब जरा यहां चलते हैं, यहां देखिए
यहां 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का केस है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो भी होगा ये हमारा टर्मिनेटिंग का केस होगा, यानी रुक जाएगा, एक समय चलने के बाद में ये रुक जाएगा। और जरा ध्यान दीजिए ये 0.4 होता है, देखिए क्लियर है। x इक्वल टू अगर 1/3 मैं कर दूं तो यहां देखिए डिनोमिनेटर क्या है 3, यानी इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म पे, या सिर्फ 2 की पावर m के फॉर्म में, या तो सिर्फ 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये 1/3 भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। और कहीं डाउट आ रही है तो आप हमसे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 5 में आपको सर्ड शुरू करने का प्लान में हूं, जो लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर का। मैं और सर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इरेशनल का कॉन्सेप्ट इसमें है, तो आप जरा ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर लेक्चर 5 में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, ठीक है, मिलते हैं फिर लेक्चर 5 में। ओके, जय हिंद।